हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, इस बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। इस टॉपिक में हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विषय को साथ लेकर चलेंगे, दोनों मीडियम को साथ लेकर चलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे, जो हमारे देश का संविधान है, भारत का संविधान, वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो किस प्रकार से बनाया गया है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई अ कंट्री शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश के पास संविधान है तो क्यों होना चाहिए, संविधान अनिवार्य क्यों है और किस प्रकार से इस हमारे कंट्री के अंदर संविधान को बनाया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से अपने मूल रूप में आया और किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कार्य करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि संविधान का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन गाइज is a set of fundamental rules, is a set of fundamental rules that how a country will be governed, what will be the rules of the country to govern, what rules the citizen of that country should abide by. So फंडामेंटल रूल्स मतलब बुनियादी नियम, एक देश को चलाने के लिए कौन से बुनियादी नियमों की ज़रूरत है, किस प्रकार से सरकारें हमारी कार्य करेंगी, किस प्रकार से लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, लोगों के क्या कानूनी अधिकार होंगे, सरकारों के क्या अधिकार होंगे, सरकारों की क्या शक्तियां होंगी, उन बुनियादी नियमों को हम संविधान कहते हैं। सो इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, बुनियादी नियमों का एक सेट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है कि हमारा संविधान एक किताब के तौर पे, एक बुक के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। उस बुक के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, उस किताब के अंदर सभी रूल्स और रेगुलेशन यानी सभी बुनियादी नियम लिखे गए हैं, हमारे संविधान सभा द्वारा बनाए गए थे। देश जब आज़ाद हुआ तब हमें संविधान मिला था, तो उन नियमों के आधार पर ही देश की सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब कार्य करती हैं। उन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर ही हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इन्हीं बुनियादी नियमों के आधार पर जो स्टेट है वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें फंडामेंटल रूल्स की ज़रूरत है क्यों, कि हमें जो एक संविधान बनाया गया है उस संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी। तो उस रिगार्डिंग हम आज संविधान के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस यानी उसके कार्य क्या हैं, क्यों हमें संविधान रिक्वायर्ड है। आपने हमारा टॉपिक जो देखा है दैट इज व्हाई एंड हाउ। व्हाई मीन्स क्यों, कि क्यों हमें संविधान की ज़रूरत है, एंड कैसे, और ये कैसे कार्य कर रहा है और ये किस प्रकार से बनाया गया था। आज के हम टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला फंक्शन है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। एक बुनियादी नियमों का ऐसा सेट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें समाज में आपस में एक साथ रहने का समन्वय और एक साथ रहने का विश्वास पैदा होता है। समाज के अंदर समन्वय और विश्वास की भावना डालने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मूल रूप से हमें मिला है। तो आपके बारे में बात करते हैं कि सेट ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। हाउ? एज ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग कल्चर के लोग हमारे
देश में, पूरे देश में फैले हुए हैं। अलग अलग हमारे पास लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग हमारी ज्योग्राफी है, अलग अलग हमारी भाषाएं हैं। तो उस विविधताओं से भरे हुए देश में, जहाँ पे बहुत सारे धर्म जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी भाषाएं, जैसा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इतने विविधताओं से भरे देश में, इतनी डाइवर्सिटी से भरे देश में दोस्तों, लोगों के बीच में एक समन्वय यानी कि एक कोऑर्डिनेशन और लोगों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की फीलिंग होना बहुत ही ज़रूरी था। और उसी वजह से हमें संविधान के फंडामेंटल रूल्स के बारे में अवगत करवाया गया। ताकि एग्जाम्पल लेते हैं, कल को हो सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने लिए कुछ और रूल्स चाहे, जो हिंदू कम्युनिटी के लिए वो रूल्स अलग हो सकते हैं। हिंदू कम्युनिटी अपने लिए कुछ और रूल्स चाहती है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग हो सकते हैं। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के साथ और एक दूसरे पे विश्वास की भावना के साथ रहने का ट्रस्ट कौन देता है? वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ क्लियरली लिख दिया गया है कि किसके कितने अधिकार होंगे, किसके पास कितनी शक्तियां होगी, कानून कौन बनाएगा, किस प्रकार से कानून बनाया जाएगा। तो हमारे नागरिकों के बीच में समन्वय और ट्रस्ट की फीलिंग को इनकलकेट यानी उनके अंदर वो भावना लाने के लिए हमें संविधान मिला। तो हमारे संविधान का पहला फंक्शन है इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय एंड ट्रस्ट यानी कि विश्वास। विविधताओं से भरे देश में, अलग अलग जातीय समूहों में, अलग अलग धार्मिक समूहों में एक दूसरे के साथ रहने की भावना डालने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। दिस वॉज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Now let's move towards the second function of our constitution। हमारे संविधान का दूसरा कार्य क्या है? Who has the power to take decisions, यानी निर्णय लेने की शक्ति किन लोगों के पास होगी? कौन निर्णय ले पाएगा? कौन कानूनों को बना पाएगा? कौन देश को चला पाएगा? तो who has the power to take the decisions and how government is constituted, कि सरकार किस प्रकार से सरकार का निर्माण होगा, किस प्रकार से इलेक्शंस होंगे, किस प्रकार से प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, किस प्रकार से मेजॉरिटी जो भी विनिंग पार्टी होगी, जिसको बहुमत मिला है, वो पॉलिटिकल पार्टी आके शासन करेगी, सरकार बनाएगी और फिर सबके लिए वो रूल बनाएगी पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि हमारी जो संसद है वहाँ पे रूल्स का निर्माण होगा। इन सारे विषयों के बारे में जो चीज़ हमें प्रकाश डालती है, जो चीज़ हमें बताती है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार किस प्रकार से बनेगी, सरकार के क्या क्या कार्य होंगे, सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी, सरकार में प्रतिनिधियों के पास क्या क्या पावर्स होंगी, उनके पास क्या शक्ति होगी, जनता किस प्रकार से अपनी सरकार को चुनेगी, 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को किस प्रकार से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी जो चीज़ें हमें बताता है उसको हम बोल रहे हैं संविधान। तो दोस्तों हमारा दूसरा फंक्शन है संविधान का, इट टेल्स अस दैट हु हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस एंड हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, किस प्रकार से गवर्नमेंट अगर आपको क्लियर हैं चीज़ें तो आपको पता होगा हमारे देश में गवर्नमेंट 3 स्तर पर कार्य करती है। गवर्नमेंट के देयर आर 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के। पहले को बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड इज वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन वी हैव इज लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों जिसको हम केंद्र सरकार भी बोलते हैं,
केंद्रीय सरकार, जैसे कि आज बीजेपी की केंद्रीय सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी प्रकार जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, जो हमारा दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का, वो है राज्य सरकारें। स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारें। और 1992 के जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1992 में अंतर्गत एक और लेवल सरकार का हमारे कार्यप्रणाली में जोड़ दिया गया, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दोस्तों, जो आपके ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हैं, जो आपके शहरी क्षेत्र में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर परिषद हैं, उनको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम पर हम जानते हैं। लोकल गवर्नमेंट के नाम तौर पर हम उसे पहचानते हैं, पंचायत और नगर परिषद। एट रूरल इट इज कॉल्ड एज पंचायत, एंड इन अर्बन एरियाज इट इज कॉल्ड एज म्यूनिसिपैलिटीज और नगर परिषद। तो इन सभी सरकारों का, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी लोकल सरकार, इन सभी सरकारों का निर्माण किस प्रकार से होगा, कौन इनके लिए वोट डालेगा, कौन इन सरकारों को चुनने वाला है, और इन सभी सरकारों के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, कौन कानून बनाएगा, ये सभी बातों का विवरण, इन सभी बातों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इन सभी बातों का हमें उल्लेख मिलता है। सो दिस वाज आवर सेकंड फंक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड फंक्शन। हमारा जो तीसरा फंक्शन है गाइज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट सेट लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स। इट सेट लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स। सरकार की शक्तियों पे लगाम लगाने का कार्य भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लगाम लगाने का कार्य किस प्रकार से करता है? अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि उनके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, इस बारे में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिफाइन करता है कि लोगों के या कि नागरिकों के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स यानी क्या उनके मौलिक अधिकार हैं। और कल को अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं सरकारें, तो हमारे पास अधिकार है कि हम हमारी न्यायपालिका को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लोगों को क्लियरली पता है उनके क्या अधिकार हैं, लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है ये आपका अधिकार है। अगर उन अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारे पास न्यायपालिका, जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका एक हमारा फीचर भी है, हमारे देश के संघीय ढांचे का एक फीचर है क्या कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे पास। तो न्यायपालिका में हम अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है। तो इससे सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगती है कि वो जो चाहे मन में आए वो कार्य नहीं कर सकते हैं। लोगों को भी कुछ अधिकार उनके मिले हुए हैं। दूसरा, हमारे संविधान में इनकी शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, सरकार की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है। जो हमारी केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है कुछ सूचियां बना के। सूचियां अगर बात करें, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर यानी 7th शेड्यूल के अंदर उल्लेख आता है, हमारे पास 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट का उल्लेख आता है। पहली है हमारे पास यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची, दूसरी है हमारे पास स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट की अगर बात करें, यूनियन, इफ वी टॉक अबाउट यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची की बात करें, केंद्रीय सूची के अंदर उन सब्जेक्ट्स को डाला गया है, केंद्रीय सूची के अंदर उन चीज़ों की व्याख्या की गई है कि सरकार की यानी केंद्र सरकार की शक्तियां क्या क्या हैं। यानी जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपना अधिकार, अपना कानून बना सकती है। अगर बात करें हमारी दूसरी सूची जो है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें यानी कि जो शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं, राज्य सरकार किन वस्तुओं के ऊपर, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने कानून बना सकती हैं, उसको हम बात करेंगे तो वो है स्टेट लिस्ट।
तीसरी सूची की हमने बात की कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती सूची है उसके अंदर उन मूल्यों को, उन सब्जेक्ट्स को डाला गया है जिसके ऊपर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं और उन सभी शक्तियों के ऊपर एक अंकुश लगाने का कार्य हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और इन शक्तियों को बिल्कुल साफ तौर पे क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख भी दिया गया है 3 लिस्ट बना के, यानी कि यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, दूसरा हमारे पास राज्य लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और हमारे पास थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। So this was the third function of our constitution. Next we will talk about the last function of our constitution. It says that it enables the government to fulfill the aspirations of the society. समाज की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं सरकारों से, समाज की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं अपने देश से, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कार्य कौन करता है? हमारे फंडामेंटल रूल्स यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के नागरिकों की जो भी महत्वाकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं हैं, उनके कार्य की पूर्ति करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बात करें किस तरह की हमारी एस्पिरेशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि समाज कोई भी जातीय भेदभाव का शिकार नहीं होगा, समाज कोई भी रंग भेद के ऊपर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सरकार को क्लियरली उनकी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अवगत करा दिया गया है, यानी कि उनके नीति निर्देशक तत्व सरकार को पता है कि सरकार को किन नीतियों पे चल के लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की एस्पिरेशंस यानी लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए सरकार को किन नियमों का पालन करना है, किन नीतियों के अंतर्गत कानून बनाने हैं और किस प्रकार से समाज की भलाई और उसके वेलफेयर के लिए कार्य करना है। तो इन सभी बातों का ध्यान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करें, इसको हम अगर निचोड़ निकालें कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, तो हम पहले चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुनियादी नियमों का एक किताब है, एक बुक है, एक इज अ सेट ऑफ बेसिक फंडामेंटल रूल्स दैट हाउ ए गवर्नमेंट, हाउ ए कंट्री इज गवर्न, हाउ गवर्नमेंट विल गवर्न अ पर्टिकुलर कंट्री, कि एक देश को किस प्रकार से चलाया जाएगा, उन नियमों की अगर बात करें तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस की अगर बात करें तो ये लोगों के अंदर समन्वय और लोगों के अंदर एक विश्वास की भावना जगाता है। अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्म के विविधताओं से भरे देश के अंदर ये एक कोऑर्डिनेशन और एक ट्रस्ट की फीलिंग पैदा करता है कि किसी के साथ कोई भी अत्याचार और अन्याय नहीं होगा, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, सभी के लिए बराबर के कानून बनाए जाएंगे। दूसरा, ये बताता है कि सरकारों में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी। अगर बात करें जो हमारे राजतंत्र हैं यानी मोनार्की, जहाँ पे राजशाही सिस्टम होता है, राजतंत्र के अंदर राजा के पास होती है दोस्तों शक्ति कानून बनाने की। उसी प्रकार डेमोक्रेसीज के अंदर यानी लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास वो शक्ति होती है कि वो कानून बनाएं। लोगों के पास शक्ति, लोग कोई जाके पार्लियामेंट में तो कानून बनाते नहीं हैं, सारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ के तो कानून नहीं बनाते हैं। तो किस प्रकार से लोगों के हाथ में शक्ति होती है? वोट के माध्यम से। वी हैव राइट टू वोट, हमारे पास वोट डालने का अधिकार है। उस वोट डालने के अधिकार के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधियों को चुन के पार्लियामेंट में यानी संसद में हम भेजते हैं और वहाँ संसद में जाके वो लोग हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लोगों के लिए वो कानून बनाते हैं। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास क्या शक्तियां हैं और गवर्नमेंट किस प्रकार से बनाई जाती है इसका भी उल्लेख है। और अगर तीसरी बात करें, ये सरकार की शक्तियों पर लिमिट्स यानी लगाम लगाने का कार्य करता है, लोगों को साफ साफ बताता है कि उनके क्या अधिकार हैं और अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा तो वो हमारी न्यायपालिका को अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड इज
इट फुलफिल द एस्पिरेशंस, समाज की जो महत्वाकांक्षाएं हैं एक देश से, एक समाज से, उनको पूरा करने का कार्य करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे कि हमारा समाज में किसी के साथ कास्ट के, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सरकारें हमेशा उनके नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके फंक्शंस क्या हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये किस प्रकार से हमें मिला, यानी किस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।